जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने जो पॉलिटी की क्लास की थी उसके अंतर्गत हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था मूल संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 8 थी, जबकि वर्तमान संविधान में अगर अनुसूचियों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप वहाँ आंसर देंगे 12। ठीक है, साथ ही साथ 1 से लेकर 12 तक जितनी भी अनुसूचियां थी हमने डिटेल में पढ़ी थी। और कोई भी सवाल आपका अगर अनुसूची से रिलेटेड अब एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आप 100% जो सवाल को कर रहे होंगे। तो उस क्लास को हमने वहीं समाप्त करके साथ ही साथ मैंने आज के टॉपिक के बारे में भी बताया था कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत, रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी लोग जानते हैं हमारे संविधान निर्माताएं जब हमारे संविधान को बना रहे थे तब लगभग उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनके संविधान में जो भी अच्छी चीजें थी और जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल हम ग्रहण कर सकते थे, ग्रहण किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से देश के संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें ग्रहण की हैं। मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ सिर्फ हम इम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती रही हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो यह वीडियो जो बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत समय ज़्यादा नहीं लेगी आपका, छोटे समय में आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कराई जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो अनुसूचियों की है वह नहीं देखी हो तो उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है संविधान के रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें जो अच्छी बातें थी मैंने आपको जो सारी चीज़ें बता दी हैं कि परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। यहाँ याद रखेंगे सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर भारतीय संविधान के स्रोतों में कहीं से पड़ा है तो वो है 1935 भारत शासन अधिनियम। आप सभी लोग जानते हैं B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि भारत को नए संविधान निर्माण करने की आवश्यकता नहीं थी। भारत चाहता तो 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर ही क्या कर सकता था, अपने संविधान को चला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन से याद रखेंगे हमने संसदीय शासन पद्धति ग्रहण की है, साथ ही साथ लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और विधि का शासन और एकल नागरिकता। ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने ब्रिटेन देश के संविधान से ग्रहण की हैं। ठीक है, कहाँ से की हैं? ब्रिटेन से। कौन कौन सी? संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन और एकल नागरिकता। यहाँ संसदीय शासन पद्धति शब्द एक प्रयुक्त हो रहा है। याद रखेंगे शासन पद्धति दो प्रकार की हो सकती है, संसदीय शासन पद्धति और अध्यक्षीय शासन पद्धति। अगर मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा, संसदीय शासन पद्धति और अध्यक्षीय शासन पद्धति। तो याद रखेंगे आपसे पूछा जाएगा भारत में किस प्रकार की शासन पद्धति प्रचलित है, तो आप कहेंगे संसदीय शासन पद्धति जो है वो भारत में प्रचलित है, जबकि अध्यक्षीय शासन पद्धति जो है USA में प्रचलित है। यहाँ नाम मात्र का प्रमुख या राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो नाम मात्र का होता है, जबकि यहाँ राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वास्तविक होता है। नाम मात्र का प्रमुख होने का तात्पर्य वह अपनी शक्तियों का जो है इस्तेमाल नहीं करता, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अन्य किसी पद के द्वारा या पद के समूह के द्वारा किया जाता है, जबकि वास्तविक प्रमुख होने का मतलब है वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं करता है। दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं संसदीय शासन पद्धति में, अध्यक्षीय, वो आपका टॉपिक नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है संसदीय शासन पद्धति अगर आपसे पूछी जाएगी कि किस देश के संविधान से ली गई है, वहां आपका आंसर होगा संसदीय शासन पद्धति हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। साथ ही साथ लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। आप सभी लोग जानते हैं हमारी जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होती है, वो किसके प्रति जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होती है। तो आप सभी लोगों का आंसर होगा कि वो लोकसभा के प्रति, या राज्य की है तो विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। कहाँ से हमने ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। साथ ही साथ विधि का शासन, एकल नागरिकता। अगर बात करें नागरिकता के बारे में तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नागरिकता से सिर्फ 2-3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रचलित है, और नागरिकता जो हमने ग्रहण की है वो कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है।
इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं सारी मैंने आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड की हैं। अगर आप पीडीएफ को चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, आयरलैंड। इम्पोर्टेंट है, देखिए वैसे तो सारी ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में मैंने जो है संविधान की रिसोर्सेस ली हैं। तो आयरलैंड की अगर बात करेंगे तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी, बहुत बार सवाल पूछा जाता है कहाँ से ग्रहण किए हैं, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। साथ ही साथ राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड का। आप सभी लोग जानते हैं जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो साहित्य, खेल, विज्ञान, इनमें ख्याति प्राप्त जो लोग होते हैं उन्हें चाहे तो राष्ट्रपति डायरेक्ट क्या कर सकता है, राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन है हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूस के बारे में। याद रखेंगे रूस से हमने जो लिया है वो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं, दोनों इंपोर्टेंट टॉपिक है। जब हम इकोनॉमी को पढ़ रहे होंगे तो वहां जो है वहाँ हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल से जानेंगे, कैसे पंचवर्षीय योजनाएं चली, कैसे उन्होंने भारत का विकास किया और भारत के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान कैसा रहा है, सारी हम इकोनॉमी में समझेंगे। यहाँ आपको याद रखना है पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं, रसिया के संविधान से। वर्तमान में रूस और यूक्रेन में विवाद भी चल रहा है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से। यहाँ बहुत बार कंफ्यूजन होती है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कर्तव्य और अधिकार, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो मौलिक कर्तव्य हैं हमने रूस से ग्रहण किए हैं। अगर मौलिक कर्तव्य रूस से ग्रहण किए होंगे तो सीधे सीधे मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किए होंगे, यूएसए के संविधान से ग्रहण किए होंगे। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रूस से मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजनाएं ग्रहण की हैं हम लोगों ने। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिका के बारे में। याद रखेंगे मौलिक अधिकार, मैंने आपको पीछे भी बताया कि मौलिक अधिकार जो है हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं, तो अमेरिका के संविधान से। और साथ ही साथ आपको याद रखना है अमेरिका का जो संविधान है सबसे पुराना लिखित संविधान है। लिखित संविधान की जब भी बात होगी तो आप कहेंगे जिसके निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया लिखित संविधान कहलाता है, और जिसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया गया अलिखित संविधान कहलाता है। अलिखित में आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सऊदी अरब का आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, ब्रिटेन का आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, और लिखित संविधान में भारत का संविधान आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किया, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका से ग्रहण करने का तात्पर्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है। मौलिक अधिकार हमने ग्रहण किए हैं अमेरिका के संविधान से, पहले ही मैंने आपको बताया, जिनका उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 के अंतर्गत मिलता है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो भी मौलिक अधिकार का ही होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख हमने कहां से ग्रहण किया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। महाभियोग, यही आपसे सवाल पूछा जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आप बताएंगे प्रक्रिया का उल्लेख हमें जो है आर्टिकल 56 सॉरी जो आधार होगा वो आर्टिकल 56 में, जबकि प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें, जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे वहां डिटेल में जानेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। प्रस्तावना का विचार, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, वही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी है।
आप याद रखेंगे प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। विचार हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिया है, वहीं बात की जाएगी भाषा की तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ये देखिए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस टाइप के सवाल होते हैं, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विचार अमेरिका के संविधान से, अगर भाषा की बात होगी तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका का जो पॉइंट है हमने कहां से ग्रहण किया है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। याद रखेंगे, भारत में एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो कहां से लिया हमने? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है उपराष्ट्रपति का, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। मैंने पहले ही आपको बताया, प्रस्तावना की भाषा, उद्देशिका की भाषा हमने कहां से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और समवर्ती सूची कल ही हमने पढ़ी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आपसे पूछा जाएगा समवर्ती सूची हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो है उस समवर्ती सूची ग्रहण की है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा के संविधान से। हमने कनाडा के संविधान से, याद रखेंगे, संघीय शासन प्रणाली ग्रहण की है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है, और जब हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ रहे होते हैं तो वहां एक शब्द आता है यूनियन। देखिए, संघ जो है हिंदी का शब्द होता है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। यूनियन का मतलब भी हिंदी में संघ होता है, जबकि फेडरल का मतलब भी हिंदी में क्या होता है? संघ होता है। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली है यूनियन। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ टेरिटरीज। तो यूनियन होगा, फेडरल नहीं होगा, जबकि दोनों का हिंदी में तो मतलब एक ही है। क्यों हमने यूनियन शब्द इस्तेमाल किया है, फेडरल शब्द इस्तेमाल नहीं किया? तो याद रखेंगे यूनियन जो शब्द है वो कहाँ पर चलता है? कनाडा में चलता है। और तो हमने कहाँ से ग्रहण किया होगा? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया होगा। और यूनियन का मतलब होता है राज्य जो होते हैं केंद्र से अलग नहीं हो सकते, जबकि फेडरल के अंतर्गत राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं, या राज्य और केंद्र आपस में संधि या समझौते के द्वारा जुड़े हुए होते हैं या बने होते हैं। जबकि यूनियन में क्या है? राज्य जो हैं वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते। केंद्र क्या कर सकता है? नए राज्यों का गठन कर सकता है, पुराने राज्यों में नए राज्यों को मिला सकता है, लेकिन राज्य चाहे तो केंद्र से अलग होंगे नहीं, ऐसा यूनियन में नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय संविधान के द्वारा यूनियन शब्द को लिया गया है। बस वैसे ही हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी अच्छी चीजें हैं हमने ग्रहण किए हैं। यहाँ राज्य अगर केंद्र से अलग होने लगेंगे तो संभावनाएं या जो परिस्थितियां हैं वो बदल सकती हैं बहुत सारे समय में। तो हमने क्या किया? यूनियन शब्द इस्तेमाल किया, फेडरल शब्द इस्तेमाल नहीं किया। याद रखेंगे यूनियन शब्द हम भारत में इस्तेमाल करते हैं, जबकि फेडरल जो शब्द है वो अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो जरूर पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा देश है वो है जापान के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है कि जापान देश के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है, ठीक है। तो अगर जापान से आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब हम आर्टिकल 21 पढ़ रहे होंगे मौलिक अधिकारों में, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण की है? जापान के संविधान से ग्रहण की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको याद रखना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इंपोर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण किया है, किस देश के संविधान से ग्रहण किए? तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या ग्रहण की है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हम जानते हैं आर्टिकल 368 जब हम पढ़ रहे होते हैं भारतीय संविधान का,
तो आर्टिकल 368 कहता है हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हमें कोई भी नई चीज़ संविधान में जोड़नी होती है तो हमें आर्टिकल 368 के अनुसार 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट कंट्री होगी। देखिए जर्मनी से हमने आपात उपबंध ग्रहण किए हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पर कभी कभी जर्मनी न लिखकर लिखा होता है बीमर के संविधान से, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों में आपको आंसर क्या लगाना है, आपात उपबंध कहाँ से ग्रहण किए हैं, जर्मनी के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम। मैंने पहले भी क्लास के दौरान आपको बताया जब क्लास शुरू की थी कि सबसे ज़्यादा स्रोत हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं, 1935 भारत शासन अधिनियम से। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता जानते थे 1935 भारत शासन अधिनियम से हमने क्यों ग्रहण किए, क्योंकि हमने देश को चलाया था 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर भी। तो सबसे ज़्यादा स्रोत आपसे पूछे जाए कहाँ से लिए गए कथन कारण में, तो आप कहेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम से। देखिए लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ डायरेक्ट ग्रहण कर लिए गए 1935 भारत शासन अधिनियम से। नेक्स्ट बात करते हैं तो सर्वाधिक उपबंध अगर आपसे पूछे जाएंगे कहाँ से ग्रहण किए हैं, किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं, वहां आपका आंसर होगा 1935 भारत शासन अधिनियम से। भारत की संविधान में सबसे ज्यादा स्रोत जो हैं वो ग्रहण किए गए हैं 1935 भारत शासन अधिनियम से। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं जल्दी से, फास्ट रिवीजन। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया भारतीय जो संविधान निर्माता थे हमारे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनके संविधान से जितनी भी अच्छी अच्छी, जैसे दूध में जो क्रीम होती है, जो मलाई होती है, उसको जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया। और जो हम उस समय परिस्थितियों के आधार पर या भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो भी चीज़ें थी उन्हें संविधान में सम्मिलित की। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटेन देश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, संसदीय शासन पद्धति हमने ब्रिटेन से ली है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। साथ ही साथ विधि का शासन और एकल नागरिकता। देखिए नागरिकता दो प्रकार की हो सकती है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, बेसिकली यही प्रचलन में रहती हैं। वैसे नागरिकता तो हम कितने भी प्रकार की कर सकते हैं। कहाँ से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। जब नागरिकता मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ डिटेल में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया आयरलैंड, राज्य के नीति के निदेशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं रूस से हमने मौलिक कर्तव्य। यहाँ मैंने आपको बताया कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी मौलिक कर्तव्य की बात होगी तो रसिया आपका सही आंसर होगा। यहाँ कभी कभी जो होता है वो USSR भी लिखकर आपको मिलेगा ज़्यादातर अब आपको, और हिंदी में भी USSR लिख के देता है अब तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं रूस के संविधान से ग्रहण की हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से ग्रहण किया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। उसके बाद मैंने आपको बताया कनाडा के संविधान से संघीय शासन, यहाँ मैंने डिटेल में आपको बताया था फेडरल और यूनियन शब्द के बारे में। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण की है। यहाँ मैंने आपको बताया जब हम छेदों को पढ़ रहे होंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत, वहाँ आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने आर्टिकल 368 या संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की है। फिर नेक्स्ट हमने जर्मनी के बारे में आपको बताया जिससे बीमर भी कहते हैं, आपात उपबंध हमने ग्रहण की है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक उपबंध हमने जो है 1935 भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए हैं। लगभग 250 आर्टिकल जो हैं या तो उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ डायरेक्ट ग्रहण कर लिए गए हैं। तो सवाल बनेगा सर्वाधिक हमने स्रोत कहां से ग्रहण किए हैं, 1935 भारत शासन अधिनियम आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। शुरुआत में बताया था इसकी अवधि जो है कम रहेगी, तो जितनी भी इंपोर्टेंट चीज़ें हो सकती थी दृष्टिकोण से एग्जाम की मैंने आपको इस क्लास में करा दी हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा मौलिक अधिकारों का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपको 100% देखने को मिलेगा। अगर पॉलिटी में सवाल आने की संभावना होगी, और सबसे ज़्यादा अगर आप पूछेंगे किस सेक्शन से, तो मौलिक अधिकारों के सेक्शन से सर्वाधिक सवाल आने की संभावना रहती है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।
थैंक यू। जय हिंद।